नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2015। बिहार के सियासी समर में ज्यादातर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब तमाम दल धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। आज से जेडीयू नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश प्रचार का आगाज करेंगे, तो अगले हफ्ते से सभी दलों के बड़े नेता प्रचार रथ पर सवार होने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता बिहार के मैदानों में नजर आएंगे। वहीं पहले दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन भी है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इन खबरों के साथ साथ हमेशा की तरह बताएंगे क्या है बिहार के मुद्दे और क्या सोचती है वहां की जनता। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पहले दौर के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 605 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। दूसरे दौर के लिए सोमवार तक भरे जा सकते हैं पर्चे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी। 4 उम्मीदवारों के नाम। आज एलजेपी कर सकती है बाकी उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार में प्रचार अभियान तेज। नीतीश कुमार की आज समस्तीपुर में रैली। लालू प्रसाद राघोपुर में कल करेंगे रैली। एनडीए की 600 से ज्यादा रैलियों की तैयारी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखा खत। बीजेपी का पलटवार, कहा घटते पूंजी निवेश के लिए नीतीश जिम्मेदार। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस दौर के लिए 629 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इसमें जांच के बाद 605 नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नाम वापसी के बाद हर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। पहले दौर में 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। दूसरे दौर के लिए सोमवार तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी कर दी है। इसमें 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसके साथ ही पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन के तहत रालोसपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जिन अंतिम 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें ओबरा विधानसभा से चंद्रभूषण वर्मा, रोहतास के करहरगढ़ सीट से वीरेंद्र कुशवाहा, डेहरी से रिंकू सोनी और बाजपट्टी से रेखा कुमारी को मौका दिया गया है। एनडीए के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अपने कोटे के 20 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया है। बीजेपी को 6 और एलजेपी को 19 उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। एलजेपी आज कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बिहार में 12 अक्टूबर को पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेडीयू ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। नीतीश कुमार आज से प्रचार अभियान शुरू करेंगे, तो सोनिया गांधी 3 अक्टूबर से आगाज करेंगी। बीजेपी 243 सीटों के लिए 600 रैलियां करेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 रैलियां प्रस्तावित हैं। पहले दौर के नामांकन के बाद अब रैलियों का दौर दस्तक देने वाला है। बिहार के कोना कोना से आइल हमार भाई और बहन लोग, रौरा सबके शत शत प्रणाम। आपकी इजाजत हो तो बोलना शुरू करें। आज वो ना गरीब से मिलते हैं, ना मजदूर से मिलते हैं, ना कमजोर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को बांका से प्रचार अभियान का आगाज करेंगे, तो सोनिया गांधी अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को गया या भागलपुर से अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हर दौर के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। सोनिया जी का कार्यक्रम 3 तारीख को लग रहा है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में सोनिया जी भी आएंगे और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी भी आएंगे। फिर 17 तारीख को मैडम का कार्यक्रम लगेगा। 3 के बाद 17 तारीख को टेंटेटिव 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। राहुल गांधी जी फर्स्ट फेज में भी आएंगे, सेकंड फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में भी रहेंगे, थर्ड, फोर्थ फेज में भी रहेंगे और फिफ्थ फेज में भी रहेंगे।
पटना को आपने पाठ दिया, उसके पहले ही पाठ दिया। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश कुमार समस्तीपुर में पहली चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा 27 सितंबर को वो धौरैया, अमरपुर, गोपालपुर, परबत्ता और हसनपुर में रैली करेंगे। जेडीयू ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। इनमें नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा पार्टी के सभी सांसद शामिल हैं। खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक दिन में तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की 30 अगस्त की स्वाभिमान रैली को संबोधित किया था, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पश्चिमी चंपारण के रामनगर में 19 सितंबर को एक जनसभा की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा और भागलपुर में 4 रैलियां कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव में समाजवादी सेक्युलर फ्रंट इस बार महागठबंधन और एनडीए को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रंट में शामिल दलों के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे दलों से टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को भी फ्रंट अपनी तरफ से मैदान में उतार रहा है। महागठबंधन और एनडीए ने चुनाव प्रचार की रणनीति का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में उतरा समाजवादी सेक्युलर फ्रंट भी प्रचार कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है। समाजवादी सेक्युलर फ्रंट में शामिल दलों के दिग्गज नेता पूरे राज्य में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। गठबंधन के तमाम जो उम्मीदवार हमारे खड़े हैं और उनके लिए समर्थन मांगने के लिए जनता के बीच जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी भी आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आएंगे। शरद पवार जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष वो आएंगे। पीएस संगमा जी आएंगे और सभी जो हमारे गठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने महागठबंधन और बीजेपी में टिकट बंटवारे के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने टिकट देने को लेकर कोई आधार नहीं बनाया। इसके चलते उपेक्षा के शिकार कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। महागठबंधन है वो सीटों के बंटवारे में जिस तरह का उन्होंने पक्षपात किया है उससे ऐसा लगता है लोग, इसीलिए लोगों में एक नाराज़गी पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है। अगर एक मापदंड तय हो जाए और उस मापदंड के तहत अगर लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि लोगों में उतना नाराज़गी नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, एनसीपी और जन अधिकार पार्टी इस वक्त बगावती नेताओं का नया ठिकाना बन गई हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमे से टिकट न मिलने से नाराज कई नेता इस मोर्चे का दामन थाम रहे हैं और समाजवादी सेक्युलर फ्रंट इन्हें अपनी तरफ से चुनाव के मैदान में उतार रहा है। सेक्युलर फ्रंट में समाजवादी पार्टी, एनसीपी और एनपीपी समेत 6 पार्टियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता रविंद्र शोरान इस समय पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, आज नीतीश कुमार की रैली है। अब देखा जाए तो पहले चरण के लिए बड़े बड़े नाम अब एक के बाद एक सामने आएंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद बताया जाता है या फिर कोई रोड मैप रखा जाता है बिहार के लिए सामने। जी बिल्कुल ठीक बात है। आज जो है पहली नीतीश कुमार समस्तीपुर से अपने चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे और रविवार को जो है लालू प्रसाद यादव वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से उनके बेटे तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सोनिया गांधी जो है वो 3 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्षा आएंगी और 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांका से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 8 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का है। यानी कि पूरी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं इनके सब आला नेता उनका कार्यक्रम बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करीब 20 रैलियां अलग अलग चुनावी चरण में अपने पार्टी के नेताओं के पक्ष में यहाँ पे करने जा रहे हैं और उनके लिए वोट मांग। ये बात सही है कि आपने जो जिक्र किया कि तीसरा फ्रंट जो है जो बना है अभी जो कांग्रेस, बीजेपी और इन 2 धड़ों के लालू प्रसाद यादव जेडीयू
इन लोगों की, इन पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिल पाई है वो लोग तीसरे मोर्चे का रुख, और तीसरा मोर्चा जो है वो अभी तक जितनी टिकटें बांटी गई है उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से इनके पास आए हैं। देखिए, सेक्युलर फ्रंट की जो बात की जा रही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का एक सेक्युलर फ्रंट है, और जो तीसरा है वो इनके वोट काटने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से उससे ये लग रहा है कि एनडीए जो है उसका जो एक ऐसे अपना एक वोट है वो कंसोलिडेटेड वोट रहा है, उस वोट बैंक में किसी तरह की सेंस की यहाँ पे जो जानकारों से हम लोग बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल पंडित से बात लगातार कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो दूसरे बागी तेवर अख्तियार करने वाले तीसरे मोर्चे में जा रहे हैं, इनका बैंक होता है और वो जो है एनडीए को किसी न किसी तरीके से सीधे या अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाएगा। रवीन, और अभी भी हमने देखा है बीजेपी ने 6 नामों का ऐलान नहीं किया, लोक जनशक्ति पार्टी को भी अभी 19 नामों का ऐलान करना है। वजह क्या लग रही है, देरी क्यों हो रही है इन सीटों पर? देखिए, अब जो चुनाव की प्रचार जो है वो शुरू हो गया है, और जो देरी हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात यही आ रही है निकल करके कि किस तरीके से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए जिससे कि बगावत जो है वो कम से कम देखने को मिल सके। अभी सब राजनीतिक दल जो है जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना चाह रही हैं और कहने के लिए विकास की बातें करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही देखा जा रहा है कि कौन जीत सकता है और किसकी जातिगत समीकरण जो है वो उस इलाके में फिट बैठता है। साथ ही साथ क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि जहाँ पे ज्यादा बगावत होने की उम्मीद होती है पार्टी को, वहां पे टिकट को जो है डिक्लेयर करने में थोड़ी सी डिले करते हैं, जिससे कि दूसरी पार्टियां जो है वो भी उनको टिकट ना दे पाए और उनके पास जो बगावती कार्यकर्ता है उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प शेष ना रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी तक कुछ सीटों को विदहोल्ड किया गया है, लेकिन एलजेपी जो है आज अपनी सीटों का ऐलान कर देगी और बीजेपी भी ऐसा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पटना से और इस तमाम बातचीत के लिए। और बिहार में सरगर्मियां जैसा हमने देखा काफी तेज हो गई हैं। आज भी बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं और पूरा शेड्यूल तय हो चुका है बड़े बड़े नामों का, किस दिन कौन कहां रैली करने वाला है। नीतीश कुमार की रैली है, इसके बाद लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में जुटेंगे। और इन सब चुनावी शोरगुल के बीच लेटर वॉर और जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को नीतीश कुमार के लिखे खत का बीजेपी ने अब करारा जवाब दिया है। अब चाहे वो नीतीश की तरफ से हुई विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या फिर अतिरिक्त सहायता राशि की, बीजेपी ने बिहार में घटते पूंजी निवेश के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव सर पर हो तो राजनीति में जुबानी जंग आम हो जाती है। नीतीश कुमार ने अरुण जेटली को खत लिखकर बिहार को जहां विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश को करारा जवाब दिया है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए बिहार में घटते पूंजी निवेश पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और कानून व्यवस्था में भी गिरावट आई है। ऐसे में राज्य में पूंजी निवेश करने से निवेशक पीछे हट रहे हैं। 12-13 में 17,452 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रस्ताव आया था। 17,452 करोड़। अगले साल वो घटकर 6,059 करोड़ रह गया, 6059 करोड़। नीतीश जी, एक साल में इतनी गिरावट कहां से आ गई कि 3 गुना पूंजी निवेश के प्रस्ताव कम हो गए। नीतीश जी, इसका सोर्स है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 13-14। इससे पहले नीतीश ने अरुण जेटली को 14वें वित्त आयोग से मिली राशि को लेकर खत लिखा था। नीतीश ने लिखा, यदि केंद्र सरकार सही मायनों में बिहार के सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास चाहती है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त सहायता और अनुदान भी मंजूर करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खत में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के साथ हो रहे भेदभाव की बात भी लिखी। उन्होंने हर साल आने वाली बाढ़ का भी जिक्र करते हुए विशेष पैकेज पर भी सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी ने अब नीतीश का खत पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि बिहार को विशेष राज्य की मांग सबसे पहले 2012 में मनमोहन सरकार ने खारिज की थी। अब ऐसे में उन्हें अपने चुनावी साथियों से पहले ये सवाल पूछना चाहिए।
विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो देश के आर्थिक रूप से पिछड़े और जनजाति बहुल आबादी वाले पहाड़ी इलाके या पड़ोसी मुल्क की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान के जरिए उत्पाद शुल्क में छूट और योजना सहायता में सहूलियतें मिलती हैं। अगर कोई निवेशक इन राज्यों में निवेश करता है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिलहाल 11 राज्यों को यह दर्जा हासिल है, जिसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के साथ साथ सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शुक्रवार को पटना में बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले काफी हंगामा हुआ। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के सामने जोरदार विरोध जताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी मौजूद थे। हालांकि कुछ देर के विरोध के बाद नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया और उसके बाद किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर इस बार सबकी नजरें टिकी हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव यहां से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीट पहले जेडीयू के कब्जे में थी, लेकिन मौजूदा विधायक का टिकट काटकर यहां महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को उतारा गया है। लिहाजा बागी होकर जेडीयू नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस चुनौती को देखते हुए तेजस्वी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वो खुलकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों से दो चार करने के लिए नीतीश कुमार अकेले ही काफी हैं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की तीखी आलोचना की। जो उम्मीदवार बीजेपी को कोई नहीं मिला तो यहाँ से बागी होकर के जो गए सतीश जी, उनको उम्मीदवार बनाने का काम किया। मगर सतीश जी ने जो इतनी बड़ी गलती उन्होंने की, जो मंडल विरोधी थे उनके घर जाकर के बैठ गए। और अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खगड़िया जिले के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दर्द। बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पुख्ता है। अधिसूचना जारी होने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। अब तक कई लीटर अवैध शराब और नकदी जब्त की गई है। आयोग का कहना है कि पेड न्यूज पर लगाम कसने सहित मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह श्योरान ने बिहार के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी आर लक्ष्मणन से खास बात की। जिस तरह लीकर है या सर इस तरह की जो अल्योरमेंट होता है या पैसे देने का, उसके लिए क्या इस बार कुछ ज्यादा आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? इनफैक्ट इसमें अभी तक जो प्रेस नोट हुआ है उस समय से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसमें करीब 2.5 लाख इलीगल लिकर सीज हुआ है और उसमें जो भी कंसर्न पर्सन है उनके विरुद्ध 2.5 लाख लीटर, हाँ लिकर इलीगल लिकर सीज हुआ है एंड नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ इज बीइंग टेकन। सर एक मामला आता है कि पेड न्यूज और जो ये सोशल मीडिया है उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, तो इसका मॉनिटरिंग का इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिया मॉनिटरिंग कमिटीज बने हुए हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल में भी मीडिया मॉनिटरिंग का कमिटीज बना हुआ है। उस कमेटी का डिफरेंट टीम्स काम करते हैं जो लगातार जितने भी चैनल्स हैं उसको मॉनिटर करते हैं एंड सिमिलरली जो पब्लिश्ड प्रिंट न्यूज है उसको भी वो स्कैन करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडल कोड वायलेशंस एंड पेड न्यूज। अच्छा, इसके अलावा सर जो सिक्योरिटी मामला है, क्योंकि बिहार के फर्स्ट फेज में तो खासतौर पर नक्सलाइट मूवमेंट की भी एक बात होती है और लॉ एंड ऑर्डर जो क्रिमिनल्स या दूसरे लोग हैं उसकी ध्यान में रखते हुए इस बार किस तरीके से पुख्ता इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? स्पेशली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पे ऑलरेडी वो ऑपरेशंस अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है कि 100% पोलिंग स्टेशंस हैं दैट वुड बी मैन्ड बाय या दैट वुड बी सिक्योरिटी वुड बी कवर्ड बाय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और बिहार पुलिस है वो भी चुनाव में यूज किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार पुलिस को चुनाव से अलग रखा गया। इनफैक्ट उनके द्वारा भी चुनाव में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, पेट्रोलिंग का काम है, सेक्टर ऑफिसर का काम है। आखिरी सवाल सर, किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट डाले? इनफैक्ट जैसे सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया, तो लोगों को ये हम लोग एश्योर करना चाहेंगे चुनाव आयोग की तरफ से
सिक्योरिटी के लिए पूरा व्यवस्था किया गया, किसी के मन में ये डाउट होने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी वोटर्स के लिए सुविधा है हर एक मतदान केंद्र में, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज हम लोग कहते हैं, पीने की पानी, बैठने का जगह, टॉयलेट्स की व्यवस्था, अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं ताकि कोई अपना मतदान केंद्र पे जाएं तो उनको कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगे वोट करने का पूरा प्रोसेस। और चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव कुछ मुद्दों पर आमने सामने हो रहे हैं। कुछ बड़े मुद्दों पर आइए जानते हैं दोनों ने क्या कहा। वो गोल प्राप्त कर सके कि नहीं प्राप्त कर सके तो और सुधार की जरूरत है क्या, इस तरह का रिव्यू होना चाहिए। अगर ये रिव्यू नहीं होगा और निरंतरता के आधार पर देते जाइएगा तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में जो दो प्रकार का वर्ग तैयार हो जाएगा। ये जवाहरलाल जी का कहना था कि एक आरक्षण का लाभ लेकर के ऊपर ऊपर उठते जाएगा और जो किसी कारण से राजस्थान उसको नहीं मिला वो डाउन होते जाएगा। तो भागवत जी ने जो बात बोली है तो उनका एक लक्ष्य ये भी है कि हिंदू समाज जो है वो एक हो। हिंदू समाज का बहुसंख्यक समाज जो है उसके हर सवाल को या उसके सवाल को उन्होंने कहा कोई कमेटी बनाएगी। यानी कमेटी, पार्लियामेंट बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली बड़ी है, या ये कोई कमेटी बनेगी। और कमेटी जो है बनाने का मतलब है कि इनके मन से बात सहज भाव से एक बात निकल गई कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसके बारे में ये काफी अंतर्द्वंद में है। गरीब होता है, कोई ईमानदार होता है, अपने बचनों के प्रति वो मर मिटता है। हम उसी सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर पहले कहा आपको, हम अनकंडीशनल समर्थन दिया था और ये भी कह दिया था हमारी विसात क्या है आप समझ लीजिए। मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं कहूँगा तो वो बात फील की बात मानी जाएगी। और विभिन्न प्रकार के मीडिया, विभिन्न प्रकार के लोग, सब लोग कह रहे हैं जीतन मांझी को आने से एनडीए मजबूत हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी मजबूती का लाभ लेना उनका फर्ज था। जिनका नाम लिया वो हैं जी, आपके उपेंद्र कुशवाहा हैं, रामविलास जी हैं, ये यहीं से सब गए हैं। जब हमसे नहीं निभी तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं खगड़िया जिले के बेलदौर विधानसभा इलाके की। यहाँ के बाशिंदे पिछले कई साल से एक बड़ी मुसीबत का सामना करते आ रहे हैं और वो मुसीबत है रोजमर्रा के कामों के लिए यातायात की। दरअसल कोसी नदी पर पिछले 5 साल पे बीपी मंडल सेतु का काम चल रहा है, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने मौके का जायजा लिया और आम जनता के दर्द को जानने की कोशिश की। इस वक्त हम खगड़िया जिले की बेलदौर विधानसभा में मौजूद हैं और ठीक मेरे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है बीपी मंडल सेतु, जो कि पिछले 5 साल से टूटा हुआ है। उस पे वाहनों का आवागमन रुका हुआ है और ये पुल जो है, ये सेतु जो है वो कोसी नदी पर बना हुआ है। कोसी वो नदी जिसका कहर बिहार के इस इलाके के लोग लगभग हर साल झेलते हैं और ये वो क्षेत्र है जहां पर आने जाने के लिए सिर्फ या तो बीपी सेतु था या फिर एक स्टील पाइल पुल थोड़ी दूरी पर आपको दिखाई देगा अभी। वो स्टील पाइल पुल जो कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें बह गया था, उस वजह से अब साल भर के से लगभग लोग जो इस इलाके के लोग हैं वो कोसी नदी को पार करने के लिए उनके पास केवल और केवल नाव का सहारा है। नाव से जाते हैं, चाहे वो बीमार आदमी हो, चाहे उसे कुछ खरीदारी करने आना हो या फिर उसे खगड़िया का जो डिस्ट्रिक्ट जिसे कहा जाए, जिला मुख्यालय जो है, वहां किसी अपने काम के लिए जाना हो तो एकमात्र सहारा जो है वो नाव का सहारा है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्या आप कितने दिनों से, महीनों से नाव से आना जाना हो रहा है? रोज आते हैं, रोज जाना पड़ता है। करीब महीनों 2 साल भर से जाना पड़ता, आना पड़ता है जब से ये पुल टूटी है।
तो क्या कुछ सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से कुछ कोई मदद नहीं मिलती है। पूरा दिक्कत होता है कि दिन में 2 बार आते जाते हैं तो 20 रुपया ले लेता है। मिश्री जी, आप यहाँ नाव का संचालन करते हैं, सब नाव आप चलाते हैं? जी। कितना नाव है इधर? हम लोग नाव है 25 जी। तो सब आप ही का प्राइवेट है कि सरकार का भी कुछ? सरकार को है, 4 नाव दिए हैं। अच्छा, तो उनका संचालन कौन करता है? उनका संचालन सीओ साहब करते हैं। अच्छा, तो ये 4 के अलावा 25 आपका है? हाँ। तो 25 नाव मतलब जो है कैसे, कितना पैसा सब लेता है आप लोग? हम लोग लेते हैं 10 रुपया नाव से, लोग से, और 30 रुपया गाड़ी लेते हैं मोटरसाइकिल से, जो कि 20 रुपया गाड़ी से लेते हैं, और 10 रुपया जो है से चढ़ाते उतारते हैं, उससे लेते हैं। ये तो 2010 में ये टूटा है ये पुल। 2010 के बाद जो है से स्टील पुल बना। स्टील पुल 2 साल रहा, 3 साल के बाद में गाछ लगा, बस बह गया वो। ये 1 साल से जो है से एकदम से बहुत दिक्कत है लोग को। सारा आदमी आता है कि बोलता है ये चुनाव में इलेक्शन से पहले पुल बनाएंगे, करते हैं, जब इलेक्शन जाता है खत्म हो जाता है, उसके बाद आवागमन के लिए आदमी को बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पे सर दिन में 3-4 चक्कर जाना पड़ता है, 4 चक्कर, 2 बार उधर से 2 बार इधर से, ठीक ना। और भी 40 रुपया किराया लग जाता है। और सरकार ये नहीं सोचता है 2 साल से वो पुल डैमेज है, 5 साल ये बंद हो गया। सरकार तो वोट के लिए आ जाता है, ये कभी ध्यान दिया है सरकार कि हमको बिहार में पुल टूट गया है, उसका पुल हमें यहाँ पुल देना चाहिए, जनता को कितना कष्ट होता है। सीधे तौर पर जो इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है वो ये कि ये जो स्थानीय लोग हैं जो कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, और बेलदौर विधानसभा क्षेत्र कोसी नदी के कारण 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो उधर के जो लोग हैं, अगर उन्हें इधर जिला मुख्यालय की तरफ या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH है जो कि जोड़ता है बाकी जिले के बाकी हिस्सों से, उस तरफ अगर आना होता है तो सिर्फ और सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है, नाव से आना जाना पड़ता है। यानी कि सीधे तौर पर लगभग साल भर से जो स्टील पाइल पुल है वो काम नहीं कर रहा है। और भारी अगर वाहनों की बात करें तो ये जो BP मंडल सेतु है वो पिछले 5 साल से इस पर भारी वाहन का आवागमन निषेध है। तो लोग ना बसों में बैठकर आ सकते हैं, ना ही ऑटो से बैठकर आ सकते हैं। और खासतौर पर वो युवा, वो नौजवान जिनको सीधे तौर पर कहा जाए कि डिजिटलाइजेशन की बात जहां हो रही है इस वक्त भारत में, उन्हें अपनी साइकिल, अपना स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल इस नाव के सहारे कोसी के इस पार से दूसरी पार लेकर जानी पड़ती है। कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, कोसी नदी में BP मंडल पुल के नीचे। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी एक खास पेशकश आप अलग अलग समय पर देख सकते हैं। अगली पेशकश आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।